इंस्पिरेशनल स्टोरी, आत्मसम्मान। भाग 2। नई जगह, नया सेटअप, बिल्कुल ही मन नहीं लगता था। कहाँ वहाँ अपनी नौकरी के कारण पूरे दिन व्यस्त रहा करती थी, अब एकदम खाली हो गई थी। यहाँ तक कि समय काटना भी मुश्किल लगने लगा। साथ ही मौसी की भी बेहद याद आती। मौसी को अपने मन की बात बताती तो वह कहती, बेटा अब तू मेरी चिंता छोड़ और अपनी घर गृहस्थी में मन लगा। वैसे भी बेटा, आज तक कौन माँ बाप के पास रह पाया है। पूरी स्टोरी सुनने के लिए आगे सुने। भाग 1 का शेष भाग। नौकरी में तो यह सब चलता ही है, सोचकर मन लगाने की कोशिश करने लगी थी। ब्रेक की आवाज ने उसकी विचार श्रृंखला पर भी रोक लगा दी। गाड़ी एक चौराहे पर खड़ी थी। कुछ देर पहले ही वहां शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए ट्रैफिक जाम हो गया था। मार्ग साफ होने पर लोग जहां से भी जगह मिलती निकलने की कोशिश कर रहे थे। लोगों की बेसब्री देखकर उसे लगा, सच चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन चलता ही रहता है। किसी को किसी की परवाह नहीं रहती है। जिस पर बीतती है वही सब कुछ झेलने और सहने के लिए रह जाता है। अचानक दिल का दर्द चेहरे पर उतर आया था। घबराहट और पसीने में लगभग नहाई स्नेहा ने विचलित स्वर में पूछा, आंटी अभी और कितनी दूर अस्पताल है? बस पहुंच ही रहे हैं, आलोक अंकल ने उत्तर दिया। उसकी स्थिति देखकर नेहा आंटी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे ढाढ़स बंधाने लगी। अस्पताल पहुंचकर रिसेप्शन पर पूछ ही रहे थे कि वह आदमी जिसने फोन किया था आ गया। वह उन्हें किशोर के पास ले गया। किशोर के हाथ, पैरों तथा सिर में पट्टी बंधी देखकर वह होश खो बैठी थी। नेहा आंटी ने किसी तरह उसे संभाला। वह आदमी उस समय उसे देवदूत जैसा लगा, जिसने किशोर समय पर अस्पताल पहुंचाकर मदद की। कुछ संभलने पर उसने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए धन्यवाद दिया तो उसने नम्र स्वर में कहा, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो मेरा कर्तव्य था। आखिर इंसान ही तो इंसान के काम आता है। आलोक अंकल ने डॉक्टर से बातें की तो उन्होंने कहा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। यदि आने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो शायद बचाना भी मुश्किल हो जाता। आलोक अंकल ने उससे नंबर पूछकर किशोर के माता पिता तथा उसकी मौसी को इस दुर्घटना सूचना दे दी। तब तक अस्पताल में भी किशोर के एक्सीडेंट की खबर पहुंच चुकी थी। सीएमओ तथा सीएमएस भी आ गए। उन्होंने न केवल किशोर की हालत के बारे में डॉक्टर से जानकारी ली वरन उसे हर संभव मदद का भरोसा दिलवाया। जाते समय उससे कहा, हमारे अस्पताल से इस अस्पताल में ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, आप चिंता न करें, सब ठीक होगा। आपकी सहायता के लिए हम एक हेल्पर भेज रहे हैं। कुछ भी आवश्यकता पड़े तो हमें सूचित कीजिएगा। आलोक अंकल उसके खाने के लिए कुछ सामान ले आए। उसके मना करने पर नेहा आंटी ने उससे जबरदस्ती खाना खाने का आग्रह करते हुए कहा, बेटी मैं जानती हूँ कि तुम्हारा खाने का मन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसे समय में भूखा रहना न तो तुम्हारे लिए अच्छा है और न ही तुम्हारी कोख में पल रहे नवजात शिशु के लिए। चिंता मत कर बेटी, किशोर ठीक हो जाएगा, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। किशोर को आईसीयू यूनिट में रखा गया था। डॉक्टर होने के कारण उसकी विशेष देखभाल भी हो रही थी, किंतु अस्पताल के नियमानुसार आईसीयू में सिर्फ एक ही अटेंडेंट रह सकता है। अतः आलोक अंकल ने स्वयं रुकने की पेशकश करते हुए उसे घर जाने के लिए कहा, किंतु वह किशोर को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती थी। अंततः वे दोनों उससे यह कहकर चले गए कि अगर कुछ भी आवश्यकता हो तो हमें फोन कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे। वो किशोर के बेड के पास पड़ी बेंच पर बैठ गई।
किशोर को नलियों से जकड़ा देखकर चिंता से नसों में तनाव होने लगा था। सासू माँ के शब्द याद आए, बहू, अपनी धरोहर तुझे सौंप रही हूँ, आशा है अपनी जान से ज्यादा तू इसकी परवाह करेगी। किंतु वह अपना वचन कहाँ पूरा कर पाए। किशोर पूरे शरीर को पट्टियों में जकड़ा देखकर आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, किंतु कोई पहुंचने वाला नहीं था। जो किशोर उसकी पेशानी पर आई पसीने की एक बूंद देखकर भी परेशान हो उठता था, वही आज उसकी स्थिति से बेखबर विवश पड़ा है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर के कहे शब्द उसे मन ही मन मथे जा रहे थे। कल जब उसके सास ससुर आएंगे तब वो कैसे उनका सामना करेगी। बार बार मन से एक ही आवाज निकल रही थी, हे ईश्वर, तुम मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हो। चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे किशोर की जान बख्श दो। यही तो मेरी आत्मा, मेरा जीवन है। इन्होंने ही मुझे जीवन के अंधाकूप से बाहर निकाला है। क्या तुम फिर मुझे उसी अंधेरे कुएं में धकेलना चाहते हो? किशोर के बिना मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी? कैसे कोख में पल रहे शिशु की देखभाल कर पाऊंगी? क्या उसे भी मेरे समान किसी के टुकड़ों पर पलना होगा? अचानक एक अस्पष्ट सी चीख किशोर के मुंह से निकली। वह दौड़कर डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर आए, चेक किया तथा नर्स को इंजेक्शन लगाने का आदेश देकर चले गए। उसने पूछना चाहा तो कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय पश्चात दूसरे डॉक्टर आए। वह चेक कर ही रहे थे कि आलोक आंटी अंकल आ गए। डॉक्टर ने इमरजेंसी ऑपरेशन करने की आवश्यकता महसूस करते हुए खून का इंतजाम करने को कहा। आलोक अंकल तुरंत ही खून का इंतजाम करने चले गए और वह बेबस और बदहवास सी शून्य में निहारती रह गई। माँ, घबराओ नहीं, मैं हूँ न तुम्हारे साथ। पेट में हलचल हुई। इस एहसास ने उसके टूटे दिल को तसल्ली दी। किशोर को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था कि तभी उसके सास ससुर मौसी को साथ लेते हुए आ गए। उनको देखते ही वह बिलख बिलख कर रो पड़ी। मौसी आंखों में आंसू लिए उसके कंधे सहला रही थी कि उसकी सासू माँ ने कहा, रो मत बेटी, हिम्मत रख, यह हम सबकी परीक्षा की घड़ी है। कल ही कुमार आया है, वह सब संभाल लेगा। सासू माँ के शब्द सुनकर कुछ हिम्मत बंधी थी, क्योंकि कुमार किशोर का मित्र ही नहीं, एक कुशल सर्जन भी है। उन दोनों ने साथ साथ MBBS किया था। कुमार MS करने के लिए अमेरिका चला गया था, जबकि किशोर ने सरकारी नौकरी ज्वाइन कर ली थी। यद्यपि वह कुमार से मिली नहीं थी, बस टेलीफोन से ही बात हो पाई थी, लेकिन जितना उसने किशोर से सुना था उससे उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वह अजनबी है। कुमार को उनके विवाह में सम्मिलित न हो पाने का बेहद दुख था। बार बार यही कहता था, यार, विवाह तो तूने मेरे बिना कर लिया, लेकिन एक ग्रांड पार्टी लिए बिना छोड़ूंगा नहीं। और अब लौटा भी तो पहली खबर उसे भाई समान मित्र के एक्सीडेंट की ही मिली। उसी पल वह बिना रुके चल पड़ा। आते ही वह डॉक्टर से बात करने चला गया। वह किशोर का मित्र ही नहीं, एक सर्जन भी है। जानकर डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन थिएटर में आने की इजाजत दे दी। जब तक ऑपरेशन नहीं हुआ तब तक वह भी ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर के साथ रहा। ऑपरेशन सफल हुआ है जानकर तनाव से खींची नसों को थोड़ा विश्राम मिला, दिल को थोड़ा सुकून मिला। तब सासू माँ के आग्रह पर घर चली गई। उस रात उसे ऐसी नींद आई जैसे कि वर्षों से सोई नहीं है। वैसे भी जब अपनों का साथ हो तो इंसान कठिन से कठिन विपदाओं को भी हंसते हंसते झेल लेता है। कुछ ही घंटों में इस शाश्वत सत्य से उसका परिचय हो गया था। 15 दिन बाद किशोर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई।
सबने चैन की सांस ली। किशोर आराम की आवश्यकता थी, अतः यह निर्णय लिया गया कि यहाँ रहने से तो अच्छा है कि किशोर को घर दिल्ली ले चलें। वहाँ भी एक बार उसका पूरा चेकअप करा लिया जाए। कुछ अन्य टेस्ट जिनकी इस अस्पताल में सुविधा नहीं है, कुमार के टेस्ट अनुसार करवाने आवश्यक थे, क्योंकि सफल ऑपरेशन के बावजूद किशोर के सिर का दर्द समाप्त नहीं हो रहा था। मंजिल पर पहुंचने ही वाले थे कि जिस गाड़ी से वे जा रहे थे, उस गाड़ी का ब्रेक अचानक फेल हो जाने के कारण वह किनारे लगे पेड़ से जा टकराए। सभी को थोड़ी बहुत चोटें आई, लेकिन पीछे की सीट पर लेटे किशोर का सिर आगे की सीट से इतनी जोर से टकराया जिससे कि उसके सिर से बेतहाशा खून बहने लगा। शायद घाव पूरी तरह भरा नहीं था। कुमार अपनी चोट की परवाह किए बिना खून को रोकने का प्रयत्न करने लगा। किशोर की हालत देखकर एक भले मानुष से लिफ्ट तुरंत मिल गई थी, किंतु फिर भी अस्पताल पहुंचते पहुंचते तक उसकी हालत काफी नाजुक हो गई। उधर किशोर की हालत देखकर घबराई स्नेहा के पेट में हलचल शुरू हो गई। उसे भी आपात कक्ष में तुरंत भर्ती करवाना पड़ा। स्नेहा की नाजुक स्थिति देखकर ऑपरेशन द्वारा आपात डिलीवरी करवाने का डॉक्टर ने निर्णय लिया। जिस समय स्नेहा ऑपरेशन थिएटर में एक नए जीवन को देने का प्रयास कर रही थी, ठीक उसी समय किशोर के जीवन की डोर टूट गई। सच, जीवन मरण पर किसी का जोर नहीं है। जिसे जाना होता है उस पर चाहे लाख पहरे लगा दो, वह चला ही जाता है और आने वाला लाख पहरे तोड़कर आ ही जाता है। अगर इंसान की इच्छानुसार ही सब होता जाए तो संसार से दुखों का नामो निशान ही मिट न जाए। सच, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। शायद यही जीवन का शाश्वत सत्य है। स्नेहा की नाजुक हालत को देखकर किशोर की मृत्यु की खबर को उससे छिपाने का उसके घर वालों ने काफी प्रयास किया, किंतु कब तक उससे इतनी बड़ी बात को छिपाकर रखा जा सकता था। भेद खुलना था, खुल ही गया। उनके चेहरे पर छाई उदासी न चाहते हुए भी सब कह गई। वह जीते जी ही मर गई थी। उसका न खाने का मन करता और न ही किसी से बातें करने का। बस टकटकी लगाए अपनी पुत्री को देखती रहती। क्या यह भी उसी की तरह मनहूस है जो पैदा होते ही पिता को खा गई, या उसकी अपनी मनहूसियत ने उसे एक बार फिर अकेला कर दिया? मन कहता कि जो हो गया सो हो गया, अन्य घटनाओं की तरह इस घटना को भी एक हादसा समझकर भूल जाए और नए सिरे से अपनी जिंदगी प्रारंभ करे। लेकिन क्या ऐसा संभव हो पाएगा? क्या उसकी बच्ची को भी उसी के जैसा ही जीवन जीना पड़ेगा? कभी माँ समान सासू जी, कभी पिता समान ससुर जी, तो कभी मौसी आकर उसके मन के सुनेपन को अपनी हल्की फुल्की बातों से भरने का प्रयास करती, लेकिन उसकी हंसी तो किशोर के साथ ही चली गई थी। उसकी यादें उसे न चैन से जीने दे रही थी और न ही मासूम की मासूमियत उसे मरने दे रही थी। कभी सोचती ऐसे जीवन से तो मरना ही बेहतर है, किंतु अब वह अकेली तो नहीं है। उसके पास तो किशोर का अंश है जिसके लिए उसे जीना ही है। बार बार यह वाक्य मन ही मन दोहराती, लेकिन क्षण भर में ही उसके स्वयं से किए प्रण उसे धोखा दे जाते और वह एक अंधी खाई में डूबने उतरने लगती। आज उसे अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली है। अब वो कहाँ जाएगी? क्या ससुराल वाले उसे अपने साथ ले जाएंगे या वह मौसी के पास, मौसी के साथ चली जाए? अभी सोच ही रही थी कि सासू माँ तथा पिता समान ससुर जी उसे डिस्चार्ज करवाने की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर उसे लेने उसके पास आए। उनकी आंखों में छिपे दर्द को पहचानकर वह चुपचाप उनके साथ चली आई। मौसी भी कुछ दिन उसके पास रहने के पश्चात जाने लगी तो वह पहली बार फूट फूट कर रोने लगी। अपने मन की बात उनके सामने रखने पर वह बोली, बेटी, तू पढ़ी लिखी होकर भी ऐसा सोचती है? कोई इंसान मनहूस कैसे हो सकता है?
अगर ऐसा होता तो तेरी गोद में हंसती खेलती बच्ची न होती। सुख दुख के पल हर इंसान के जीवन में आते हैं। हाँ, यह अवश्य है कि किसी के जीवन में हादसे कुछ ज्यादा ही होते हैं, लेकिन हर हादसे के बाद एक नया जीवन प्रारंभ होता है, यह भी एक अटल सत्य है। हिम्मत रख मेरी बच्ची, जो चला गया उसे तो कोई लौटा कर नहीं ला सकता, लेकिन जो कुछ है उसी में अपनी खुशी ढूंढ। खुशनसीब है तू कि तुझे इतनी प्यार करने वाली ससुराल मिली है। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। उनकी आंखों से बहते आंसुओं को देखकर वह समझ नहीं पा रही थी कि वो उसे दिलासा दे रही है या स्वयं को। समय के कालचक्र को कौन रोक पाया है, वह तो अनवरत गति से चलता रहता है। दिन रात उसके जीवन में भी आ जा रहे थे, लेकिन न तो दिन का उजाला उसके जीवन को रोशन कर पा रहा था और न ही रात का अंधेरा उसके जीवन के अंधेरे को ढंक पा रहा था। जी तो वह रही थी, लेकिन जीने की सारी आकांक्षा समाप्त हो गई थी। संतोष था तो इतना कि उसकी बच्ची को दादा दादी का प्यार मिल रहा था। कभी कभी कुमार आकर अपने कहकहों से उसके मन के सूनेपन को भरने का प्रयास करता। उसी ने बच्ची का नाम निशा रखा था, किशोर की निशा। प्यार से सब उसे निशु बुलाने लगे। जब भी निशा को वैक्सीन लगवानी होती, मांझी उसे ही साथ भेजती और वह भी खुशी खुशी उसके साथ चला जाता था। उसे आश्चर्य होता जब वो किशोर के समान ही आइसक्रीम की दुकान पर गाड़ी खड़ा करके आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता, या कभी हल्के रंग साड़ी पहन लेती तो कहता, और कोई रंग नहीं मिला पहनने के लिए, क्या बूढ़ों जैसी पसंद है तुम्हारी। एक दिन उसे सफेद रंग की साड़ी पहने देखकर बोला, यह सफेद रंग देख देखकर बोर हो गया हूँ। अस्पताल में भी यही रंग और यहाँ भी यही रंग, आखिर कुछ तो अंतर होना चाहिए घर और अस्पताल में। कुमार का वाक्य सुनकर वह चौंक ही गई थी। यही वाक्य उसे किशोर से सुनने को मिला था जब उसने एक बार स्कूल के किसी फंक्शन के लिए खरीदी सफेद साड़ी पहन ली थी। सच में दोनों की रुचियों में गजब की समानता थी। मन की बात उससे कही तो वह बोला, रुचियां एक जैसी क्यों नहीं होंगी, मेरा बचपन का दोस्त था वह। शायद आप नहीं जानती, हमने कक्षा 1 से मेडिकल की पढ़ाई साथ साथ की थी। MS करने में बाहर क्या गया कि वो मुझे सदा के लिए छोड़कर ही चला गया। कहते हुए उसकी आंखों में नमी तैर आई थी। एक दिन वह निशा को सुलाकर लेटी ही थी कि माँ जी उसके कमरे में आई तथा बोली, बेटी मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रश्नवाचक मुद्रा में उसे अपनी ओर देखते देखकर वह पुनः बोली, बेटी यह सच है कि किशोर जहाँ हमारा पुत्र था वहाँ तेरा पति भी था। उसके जाने से जहाँ हम दुखी हैं, उससे भी ज्यादा तेरी तरफ से चिंतित भी हैं। बेटी स्त्री के लिए पति का क्या महत्व है, यह एक स्त्री से अधिक कोई नहीं समझ सकता है। एक स्त्री का सारा साज श्रृंगार, खुशियां पति के साहचर्य में ही निहित होती है। पहले तू हमारी बहू थी, लेकिन अब हमारी बेटी है। भला कोई भी माता पिता अपनी बेटी को ऐसे घुट घुट कर जीते हुए देखकर सुख से कैसे रह सकते हैं। बेटी मैं तुझ पर कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ एक प्रस्ताव रख रही हूँ। यह तेरे ऊपर निर्भर है कि तू इसे माने या न माने। एक गहरी दृष्टि उस पर डालकर वह पुनः बोली, बेटी बच्चे को माँ के प्यार के साथ साथ पिता के प्यार की संरक्षण की भी आवश्यकता होती है, तभी उसका सर्वांगीण विकास संभव हो पाता है। तुझे बुरा न लगे तो एक बात पूछूं। आप मुझे बेटी भी कह रही हैं और आज्ञा भी ले रही हैं। आप माँ हैं, आप जो चाहे पूछ सकती हैं। स्नेहा ने कहा, बेटी कुमार तुझे कैसा लगता है? अगर तेरी सहमति हो तो मैं कुमार से बातें करके देखूं।
मान जी, आप यह क्या कह रही हैं? मैंने तो यह कभी सोचा ही नहीं। किशोर का स्थान मैं किसी और को कैसे दे सकती हूँ? मैं किशोर की यादों के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी, पर दूसरे विवाह की बात तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। और फिर क्या आप स्वयं निशु के बिना रह पाएंगी? स्नेहा मांझी के अप्रत्याशित प्रस्ताव को सुनकर आश्चर्यचकित स्वर में बोली, यह सच है कि निशु के बिना रह पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा, लेकिन क्या हम अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक लगाती खुशियों को लौट जाने दें? मैं जानती हूँ बेटी, इस तरह का निर्णय लेना आसान नहीं है, अतः जो भी निर्णय लेना सोच समझ कर लेना। साथ ही यह मत भूलना कि जीवन इतना आसान नहीं है, विशेषकर स्त्रियों के लिए। जीने के लिए अनेकों समझौते करने पड़ते हैं। कभी कभी इंसान ये समझौते स्वयं अपनी इच्छानुसार करता है, तो कभी कभी परिस्थितिवश करने पड़ते हैं। आखिर हम तो पके फल की तरह हैं, न जाने कब टपक जाएं। कुमार को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। उसकी आंखों में मैंने तेरे लिए, निशु के लिए चाहत देखी है। निशु हमारी पोती ही नहीं, किशोर का अंश भी है। हम नहीं चाहते कि कभी उसे किसी अभाव में जीना पड़े, दर दर की ठोकरें खानी पड़े। वैसे भी बेटी, किसी के जाने से जीवन रुक नहीं जाता, उसे चलना ही पड़ता है। उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए आंखों में भर आए आंसुओं को आंचल से पोंछती हुई वह चली गई थी। स्नेहा की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी माँ को तो नहीं देखा, पर मौसी से माँ जैसा प्यार अवश्य पाया था, पर सासू माँ से माँ जैसा प्यार मिलना उसके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उसके पिता ने उसे अपनी माँ की मृत्यु का जिम्मेदार ठहराकर उसे मनहूसियत का जो आवरण उड़ाया था, उसे आज सासू माँ ने अपने प्रेम से उतारकर उसे बेटी जैसा मान सम्मान भी दिया है। यहाँ तक कि वे उसकी खाली झोली में संसार की सारी खुशियाँ डालकर उसके लबों पर मुस्कान लाना चाहती हैं। पर वो उनका प्रस्ताव कैसे स्वीकार करे? उसने तो सिर्फ किशोर को चाहा है। कुमार के साथ तो वह मांझी के कहने पर सिर्फ किशोर का मित्र होने के कारण चली जाती है या बातें कर लिया करती है। उसने इस दृष्टि से कभी सोचा ही नहीं, फिर अपने स्वार्थ के लिए किसी की इच्छाओं और भावनाओं से खेलना क्या उचित होगा? ऐसा करके क्या वह कुमार या उसके माता पिता की नजरों से गिर नहीं जाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि वह मांझी का प्रस्ताव सुनकर भड़क जाए और दो परिवारों की मित्रता में ग्रहण लग जाए। मांझी को भ्रम हो गया होगा। कुमार भला उसके साथ विवाह क्यों करना चाहेगा? उसके लिए क्या लड़कियों का अकाल पड़ गया है क्या? अगर वो उसके साथ विवाह कर भी लेता है तो क्या पूरी जिंदगी उसे इस एहसास के साथ नहीं बितानी पड़ेगी कि वह उस पर दया कर रहा है? माना आज वह निशु से स्नेह करता है, पर क्या कालांतर में जब उसके स्वयं के बच्चे होंगे तो क्या वह समान व्यवहार कर पाएगा? नहीं नहीं, वह अपने सुख के लिए निशु की जिंदगी में जहर नहीं घोलेगी। जैसी जिंदगी उसने स्वयं जी है, अपनी पुत्री को नहीं जीने देगी। वह मांझी को साफ साफ शब्दों में अपना फैसला सुना देगी। कुछ वर्षों को छोड़ दे तो उसने सारी जिंदगी अपनी परेशानियों को स्वयं सहा है। उनसे जूझते हुए अपना मार्ग तलाशा है, तो फिर अब क्यों कमजोर पड़ रही है? अचानक उसे मौसी के शब्द याद आए। मैंने तेरा परिश्रम और विश्वास देखा है। किसी पर निर्भर रहने की बजाय स्वयं पर विश्वास करना सीख। आत्मसम्मान से जी बेटी। अपने आत्मसम्मान को कभी भी मरने मत देना, तभी तू इस बेदर्द जमाने से टक्कर ले पाएगी। वह अपने आत्मसम्मान की हमेशा रक्षा करेगी। वह दूसरा विवाह कर क्यों किसी की नजरों में दया का पात्र बने?
क्यों अपने तथा अपनी बेटी के जीवन की रक्षा की भीख मांगे, जब उसके पास सासू माँ और श्वसुर जी जैसे अपने हैं। क्या अपने स्वार्थ के लिए इस उम्र में उन्हें अकेले छोड़कर जाना उचित होगा? नहीं, कभी नहीं। वो उनका सहारा बनेगी। अपनी बेटी को भी किसी की दया पर नहीं वरन सम्मान से पालेगी ही नहीं, रहना भी सिखाएगी। वह विवाह से पूर्व भी नौकरी किया करती थी। अनुभव और योग्यता उसके पास है ही, प्रयत्न करेगी तो उसे नौकरी अवश्य मिल जाएगी। इस निर्णय के साथ ही पिछले कुछ महीनों से उसके मन में चलता द्वंद्व थम सा गया। अपने निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए वह सुबह की किरण का इंतजार करने लगी। समाप्त। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मुझे आशा और विश्वास है कि आपको हमारी कहानी, इंस्पिरेशनल स्टोरी, आत्मसम्मान पसंद आई होगी। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरे चैनल राजू स्टोरीज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बात और मित्रों, बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।